क्या कभी ये सोचा है कि आखिर ये कैसे मुमकिन है कि एक अकेला ऑपरेटिंग सिस्टम हमारे फ़ोन से लेकर हमारी कार और यहाँ तक कि दुनिया के सबसे पावरफुल सुपर कंप्यूटर्स तक हर चीज़ को चलाता है? वो कौन से डिज़ाइन फैसले हैं जो इसे इतना इतना वर्सेटाइल बनाते हैं? तो चलिए आज इसी सवाल के जवाब के लिए हम सीधा उस चीज के दिल में उतरेंगे जो ये सब मुमकिन बनाती है। आज हम चैप्टर 18 द लिनक्स सिस्टम को गहराई से समझेंगे और हम इसे सिर्फ पढ़ेंगे नहीं बल्कि हम लिनक्स कर्नल के अंदर एक गाइडेड टूर पर चलेंगे ताकि इसके कोर आर्किटेक्चर और उस फिलॉसफी को समझ सके जिसने इसे आज इतना बड़ा बनाया है। ठीक है, तो चलिए सफ़र शुरू करते हैं और किसी भी बड़ी इमारत की तरह उसे सच में समझने के लिए हमें उसकी नींव से शुरू करना होगा। हम लिनक्स के इतिहास को जानेंगे और उससे भी ज़्यादा ज़रूरी उन फंडामेंटल डिज़ाइन प्रिंसिपल्स को समझेंगे जो इसके ऊपर बनी हर चीज़ के लिए एक ब्लूप्रिंट की तरह काम करते हैं। ज़रा सोचिए, साल है 1991। फिनलैंड की एक यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट है, नाम है लाइनस टॉरवाल्ड्स, जिसने अभी अभी अपना पहला पीसी खरीदा है। वो इस बात से थोड़ा फ्रस्ट्रेटेड है कि यूनिक्स जैसे पावरफुल ऑपरेटिंग सिस्टम बहुत महंगे हैं और बड़ी बड़ी कंपनियों की जागीर हैं। वो कुछ ऐसा चाहता था जिसमें यूनिक्स जैसी पावर हो, लेकिन जो ओपन हो, फ्री हो, कुछ ऐसा जिसके साथ वो अपनी मशीन पर एक्सपेरिमेंट कर सके। तो जो उनके डॉर्म रूम में एक सिंपल हॉबी प्रोजेक्ट की तरह शुरू हुआ, वो एक रेवोल्यूशन बनने वाला था। उनका मकसद स्क्रैच से एक यूनिक्स जैसा कर्नल बनाना। इस टाइमलाइन में जो बात सच में हैरान करती है वो है इसके बढ़ने की रफ्तार। जरा सोचिए, 1991 में ये सिर्फ एक स्टूडेंट का हॉबी प्रोजेक्ट का अनाउंसमेंट है। फिर ठीक एक साल बाद 1992 में वो एक बहुत बड़ा फैसला लेते हैं, इसे GNU जनरल पब्लिक लाइसेंस के तहत रिलीज करने का। ये एक गेम चेंजर था क्योंकि इसका मतलब था कि कोई भी इस कोड को इस्तेमाल, मॉडिफाई और शेयर कर सकता है। बस शर्त ये थी कि वो दूसरों को भी यही आज़ादी दे। इसने दुनिया भर में कोलैबोरेशन की एक चिंगारी जला दी। 2000 जाते आते लिनक्स अब कोई हॉबी नहीं था, ये दुनिया भर के सर्वर्स में एक डोमिनेंट फोर्स था। और आज चांसेस हैं कि आपने आज ही दर्जनों बार लिनक्स का इस्तेमाल किया है, चाहे अपने एंड्रॉयड फ़ोन के जरिए, पब्लिक क्लाउड के जरिए या फिर इस प्लैनेट के सबसे तेज सुपर कंप्यूटर्स के जरिए। ये कोलैबोरेटिव ओपन सोर्स डेवलपमेंट की ताकत का जीता जागता सबूत है। तो वो कौन सा बड़ा डिज़ाइन आइडिया था जिसने लिनक्स को इतना एफिशिएंट बनाया? इसे कहते हैं मोनोलिथिक कर्नल। इसको ऐसे समझिए, मान लीजिए आप एक घर बना रहे हैं। एक माइक्रो कर्नल अप्रोच ऐसा होता है जैसे प्लम्बर, इलेक्ट्रिशियन और बढ़ई सब अपनी अपनी अलग अलग वर्कशॉप में हैं। जब भी उन्हें आपस में बात करनी होती है तो उन्हें एक दूसरे को नोट्स भेजने पड़ते हैं। ये सिक्योर है पर स्लो है। वहीं मोनोलिथिक कर्नल जो लिनक्स का तरीका है वो ऐसा है जैसे सारे एक्सपर्ट्स एक ही बड़े कमरे में एक साथ काम कर रहे हों। फाइल मैनेजमेंट से लेकर नेटवर्क कम्युनिकेशन तक सब कुछ कर्नल के एक ही एड्रेस स्पेस में रहता है। जब फाइल मैनेजर को नेटवर्क ड्राइवर से बात करनी होती है तो वो कोई नोट नहीं भेजता, वो बस मुड़कर सीधे बात करता है। फंक्शन कॉल्स के जरिए ये सीधी बातचीत अनबिलीवेबल रूप से तेज और कुशल होती है। एक पूरा लाइनक्स सिस्टम 3 मेन लेयर से बना होता है। एकदम सेंटर में जाहिर है कर्नल है, हर चीज़ का बॉस, जो सीधे हार्डवेयर को मैनेज करता है। लेकिन एप्लीकेशंस आमतौर पे सीधे बॉस से बात नहीं करते हैं, इसके बजाय वो अगली लेयर से गुजरते हैं, सिस्टम लाइब्रेरीज। लाइब जैसी लाइब्रेरी को एक ट्रांसलेटर या पहले से बने टूल्स के सेट की तरह सोचिए। जब कोई प्रोग्राम एक फाइल खोलना चाहता है तो वो कर्नल पर चिल्लाता नहीं है, वो लाइब्रेरी से एक कन्वीनियंट फंक्शन को कॉल करता है और लाइब्रेरी कर्नल के साथ होने वाले कॉम्प्लेक्स कम्युनिकेशन का ध्यान रखती है। और आखिर में सबसे ऊपर की लेयर पर हमारे पास सिस्टम यूटिलिटीज़ हैं, LS या CP जैसे कमांड्स जो इन लाइब्रेरीज का इस्तेमाल करके हमें सिस्टम को मैनेज और डेवलप करने की परमिशन देते हैं। ठीक है, अब तक हमने ये समझ लिया कि लाइनक्स कर्नल मैक्सिमम स्पीड के लिए एक बड़ा यूनिफाइड प्रोग्राम है। लेकिन ये एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा करता है। अगर ये एक विशाल मोनोलिथिक ब्लॉक है तो क्या ये इसे बहुत ज़्यादा रिजिड और इनफ्लेक्सिबल नहीं बना देता? क्या होगा अगर मुझे नए हार्डवेयर के लिए सपोर्ट ऐड करना हो? क्या मुझे हर बार पूरे ऑपरेटिंग सिस्टम को स्क्रैच से रीबिल्ड करना पड़ेगा? चलिए एक रियल वर्ल्ड सिनारियो सोचते हैं। आपने अभी अभी एक नया शानदार ग्राफिक्स कार्ड खरीदा है। आप अपने चलते हुए ऑपरेटिंग सिस्टम को इससे बात करना कैसे सिखाएंगे? सब कुछ बंद करके, सोर्स कोड से कर्नल को फिर से बिल्ड करके और फिर रीबूट करने का आइडिया ही एक बुरे सपने जैसा लगता है। इसका कोई बेहतर तरीका जरूर होना चाहिए।
और इसका जवाब है लिनक्स की सबसे खूबसूरत फीचर्स में से एक, कर्नल मॉड्यूल्स। यहाँ लेगो ब्लॉक्स की एनालॉजी एकदम परफेक्ट बैठती है। मेन कर्नल आपकी बड़ी सी लेगो बेस प्लेट है। एक कर्नल मॉड्यूल एक स्पेशल लेगो ब्लॉक की तरह है, शायद आपकी ग्राफिक्स कार्ड के लिए एक ड्राइवर या किसी खास फाइल सिस्टम के लिए सपोर्ट। ये कोड का एक सेल्फ कंटेन टुकड़ा है जिसे आप अपने चलते हुए कर्नल में डायनामिकली स्नैप कर सकते हैं, या जब आपको इसकी ज़रूरत न हो तो उसे निकाल सकते हैं, और ये सब बिना रीबूट किए। आइए देखते हैं कि पर्दे के पीछे ये होता कैसे है। इस डायग्राम को फॉलो करते हुए सबसे पहले सिस्टम एक मॉड्यूल को लोड करने का रिक्वेस्ट करता है। इसके बाद कर्नल एक बहुत ज़रूरी कदम उठाता है जिसे रिजॉल्व सिंबल्स कहते हैं। बेसिकली मॉड्यूल में खाली जगह होती है जो कहती है मुझे इस कर्नल फंक्शन को इस्तेमाल करने की ज़रूरत है। लिंकर इन खाली जगहों को चलते हुए कर्नल में उन फंक्शंस के एक्चुअल मेमोरी एड्रेस से भर देता है। ये बिल्कुल सही तारों को जोड़ने जैसा है। एक बार लिंक हो जाने के बाद कर्नल मॉड्यूल के स्टार्टअप रूटीन को चलाकर उसे इनिशियलाइज करता है, और आखिर में मॉड्यूल खुद को रजिस्टर करता है। कर्नल को बताता है, नमस्ते, मैं एक नया डिवाइस ड्राइवर हूँ और ये वो फंक्शंस हैं जो मैं प्रोवाइड करता हूँ। ये जानकारी कर्नल की डायनेमिक टेबल्स में जोड़ दी जाती है और बस नई फंक्शनैलिटी लाइव है और पूरे सिस्टम के लिए अवेलेबल है। अब जब हम कर्नल के स्ट्रक्चर को समझ गए हैं तो चलिए सिस्टम की धड़कन पर चलते हैं, प्रोसेसेस और शेड्यूलिंग। एक ऑपरेटिंग सिस्टम सिर्फ कुछ सीपीयू कोर्स पर एक साथ चल रहे सैकड़ों प्रोग्राम्स को आखिर मैनेज कैसे करता है? ट्रेडिशनल यूनिक्स सिस्टम्स में जब आप एक नया प्रोसेस बनाना चाहते थे तो आप फॉर्क नाम का एक सिस्टम कॉल इस्तेमाल करते थे। फॉर्क को एक पूरी किताब की फोटोकॉपी करने जैसा समझिए। आपको एक आइडेंटिकल कॉपी मिल जाती है, लेकिन ये स्लो है और बहुत सारी मेमोरी इस्तेमाल करता है। लिनक्स ने क्लोन सिस्टम कॉल के साथ एक बहुत ही स्मार्ट तरीका पेश किया। क्लोन एक ऐसा फोटोकॉपियर है जिसमें ऑप्शंस हैं। आप इसे कह सकते हैं एक पूरी कॉपी बनाओ, या आप कह सकते हैं एक कॉपी बनाओ लेकिन नए प्रोसेस को ओरिजिनल प्रोसेस के साथ वही मेमोरी स्पेस, वही खुली हुई फाइल्स और वही रिसोर्सेज शेयर करने दो। जब आप दूसरा वाला ऑप्शन चुनते हैं तो आपने अभी अभी वो बनाया है जिसे हम एक थ्रेड कहते हैं। ये एक अलग एग्जीक्यूशन यूनिट है, लेकिन रिसोर्सेज को शेयर करके ये बनाने में अविश्वसनीय रूप से लाइटवेट और तेज है। यही फ्लेक्सिबिलिटी मल्टी थ्रेडेड एप्लीकेशंस में लाइनक्स की एफिशिएंसी का राज है। और ये हमें लिनक्स के सबसे पावरफुल इनोवेशंस में से एक पर लाता है, नेम स्पेसेस। कल्पना कीजिए कि आप एक बड़े लाइब्रेरी में हैं। नेम स्पेसेस के बिना हर कोई बिल्कुल वही अलमारियां और वही किताबें देखता है। अगर एक इंसान एक शेल्फ को रीअरेंज करता है तो ये सभी को अफेक्ट करता है। नेम स्पेसेस हर इंसान को जादुई चश्मे की एक जोड़ी देने जैसा है। जब वो इसे पहनते हैं तो उन्हें सिर्फ अलमारियों का एक स्पेसिफिक सेट दिखाई देता है जो उन्हें सौंपा गया है। उन्हें लग सकता है कि पूरी लाइब्रेरी सिर्फ उन्हीं के लिए है। उनके पास अपना खुद का रूट फाइल सिस्टम, अपना नेटवर्क स्टैक, अपनी प्रोसेस लिस्ट हो सकती है। यही आइसोलेशन वो फंडामेंटल टेक्नोलॉजी है जो डॉकर जैसी चीज को मुमकिन बनाती है। एक कंटेनर कोई वर्चुअल मशीन नहीं है, ये सिर्फ एक रेगुलर लिनक्स प्रोसेस है जिसके पास अपने खुद के नेम स्पेसेस का सेट है जो उसे अपना खुद को ऑपरेटिंग सिस्टम होने का इल्यूजन देता है। ठीक है, हमने देख लिया है कि लिनक्स प्रोसेसेस को कैसे मैनेज करता है। अब ये प्रोसेसेस रहते कहाँ हैं? चलिए अपने टूर के अगले पड़ाव पर चलते हैं, मेमोरी मैनेजमेंट। हम देखेंगे कि लिनक्स एक्चुअल फिजिकल रैम और हर प्रोसेस को दिए जाने वाले प्राइवेट वर्चुअल मेमोरी स्पेस दोनों को कैसे संभालता है। कर्नल को लगातार छोटी छोटी चीज़ों के लिए मेमोरी की ज़रूरत पड़ती रहती है, जैसे फाइल डिस्क्रिप्टर्स या आइनोड्स। वो हर बार सिस्टम से मेमोरी मांग सकता है, लेकिन ये एक अंडे के लिए दुकान जाने जैसा है। ये इनएफिशिएंट है और फ्रैगमेंटेशन नाम की एक प्रॉब्लम को जन्म दे सकता है, जहां मेमोरी छोटे छोटे अनयूजेबल टुकड़ों में टूट जाती है। इसे सॉल्व करने के लिए लिनक्स स्लैब एलोकेटर नाम की एक बहुत ही स्मार्ट टेक्निक का इस्तेमाल करता है। आइए स्लाइड पर दी गई एनालॉजी को फॉलो करते हैं। कल्पना कीजिए कि फिजिकल मेमोरी कुकी के आटे की बड़ी बड़ी पेजेस हैं। हर बार जब आपको एक कुकी की जरूरत हो तो उसे काटने के बजाय स्लैब एलोकेटर पहले एक तरह की चीज के लिए एक डेडिकेटेड कैश बनाता है, मान लीजिए फाइल डिस्क्रिप्टर कुकीज के लिए। फिर वो आटे का एक पेज लेता है और एक ही बार में कुकीज की पूरी ट्रे को स्टैंप करने के लिए कुकी कटर का इस्तेमाल करता है। वो ट्रे एक स्लैब है। स्लैब इस्तेमाल के लिए तैयार ऑब्जेक्ट से पहले से भरा होता है। जब कर्नल को एक फाइल डिस्क्रिप्टर की जरूरत होती है तो उसे जगह खोजने और उसे शेप देने की जरूरत नहीं होती। वो बस ट्रे से एक पहले से बनी हुई कुकी उठा लेता है।
जब काम हो जाता है तो वो उसे वापस ट्रे में रख देता है। ये अनबिलीवेबली तेज है, और चूंकि सारी कुकीज एक ही साइज की होती हैं, उनके बीच कोई वेस्टेड आटा यानी फ्रैगमेंटेशन नहीं होता। यहाँ एक और शानदार मेमोरी ऑप्टिमाइजेशन टेक्निक है जिसे कॉपी ऑन राइट या शॉर्ट में COW कहा जाता है। याद है जब हमने फोक के बारे में बात की थी कि वो एक प्रोसेस की पूरी कॉपी बनाता है। ये एक तरह से वेस्टेज है अगर नया प्रोसेस सिर्फ ओरिजिनल प्रोसेस की मेमोरी को रीड करने वाला है। COW इसे ठीक करता है। जब एक प्रोसेस को फोक किया जाता है तो कर्नल पूरी मेमोरी को कॉपी नहीं करता। इसके बजाय वो बस दोनों प्रोसेसेस से कहता है आप दोनों इन सेम फिजिकल मेमोरी पेजेस को शेयर कर सकते हैं, लेकिन अगर आप में से कोई भी इन शेयर्ड पेजेस पर लिखने की कोशिश करता है तो ठीक उसी पल मैं सिर्फ आपके लिए एक प्राइवेट कॉपी बना दूंगा। ये कॉपी करने के महंगे काम को तब तक के लिए टाल देता है जब तक ये बिल्कुल जरूरी ना हो, जिससे भारी मात्रा में मेमोरी और समय की बचत होती है। ठीक है, हमने प्रोसेसेस और मेमोरी को मैनेज कर लिया है। अब हम डेटा को परमानेंटली स्टोर कैसे करते हैं? चलिए फाइल सिस्टम्स पर चलते हैं। हमारे कंप्यूटर में X4 से फॉर्मेटेड एक हार्ड ड्राइव, FA32 वाली एक USB स्टिक और NFS इस्तेमाल करने वाला एक नेटवर्क ड्राइव हो सकता है। ऑपरेटिंग सिस्टम ये सब यूजर को एक सिंगल सीमलेस डायरेक्टरी ट्री की तरह कैसे दिखाता है? इसका सॉल्यूशन सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का एक बहुत ही एलिगेंट पीस है जिसे वर्चुअल फाइल सिस्टम या VFS कहते हैं। इसे एक यूनिवर्सल अडेप्टर या ट्रांसलेटर की तरह सोचिए। कर्नल हर एक फाइल सिस्टम की स्पेसिफिक लैंग्वेज नहीं सीखना चाहता। इसके बजाय VFS एक कॉमन लैंग्वेज डिफाइन करता है। ये लैंग्वेज 4 मेन कंसेप्ट्स, 4 ऑब्जेक्ट्स पर बेस्ड है। iNode ऑब्जेक्ट एक फाइल के लिए लाइब्रेरी के कैटलॉग कार्ड की तरह है, जिसमें मेटाडेटा होता है जैसे कि इसका ओनर कौन है और इसे कब मॉडिफाई किया गया था। फाइल ऑब्जेक्ट एक ओपन फाइल के साथ एक प्रोसेस के इंटरैक्शन को रिप्रेजेंट करता है। सुपरबॉक ऑब्जेक्ट पूरे माउंटेड फाइल सिस्टम को रिप्रेजेंट करता है, और डेंट्री ऑब्जेक्ट एक पाथ में एक डायरेक्टरी एंट्री को रिप्रेजेंट करता है। हर फाइल सिस्टम को इन 4 स्टैंडर्ड ऑब्जेक्ट्स का इस्तेमाल करके अपनी इन्फॉर्मेशन प्रेजेंट करने के लिए मजबूर करके कर्नल फाइल खोलो या डाटा पढ़ो जैसे कॉमन कमांड्स इशू कर सकता है, और VFS उन्हें उन स्पेसिफिक कमांड्स में ट्रांसलेट करता है जिन्हें अंडरलाइंग फाइल सिस्टम समझता है। हम अपने टूर के आखिरी पड़ाव पर हैं। हमने सिस्टम के इंटरनल वर्किंग्स को कवर कर लिया है, लेकिन ये बाहरी दुनिया के साथ इंटरैक्ट कैसे करता है? अब हम ये कवर करेंगे कि लिनक्स हार्डवेयर नेटवर्क के साथ कैसे कम्युनिकेट करता है, और आखिर में ये खुद को सिक्योर कैसे रखता है। हार्डवेयर की कॉम्प्लेक्सिटी को सिंप्लीफाई करने के लिए लाइनक्स सब कुछ एक फाइल है अप्रोच अपनाता है, लेकिन ये हर डिवाइस को 3 कैटेगरीज में से एक में क्लेवरली क्लासिफाई भी करता है। ब्लॉक डिवाइसेस जैसे हार्ड ड्राइव्स फिक्स साइज के ब्लॉक्स में डेटा रीड और राइट करते हैं और उन्हें रैंडमली एक्सेस किया जा सकता है। कैरेक्टर डिवाइसेस जैसे कीबोर्ड और माउस एक के बाद एक कैरेक्टर्स की एक सीरियल स्ट्रीम डिलीवर करते हैं। और नेटवर्क डिवाइसेस जैसे ईथरनेट कार्ड यूनिक है क्योंकि ये रीड और राइट के बारे में नहीं है, बल्कि पैकेट्स ट्रांसमिट और रिसीव करने के बारे में है। हर टाइप के डिवाइस के लिए एक स्टैंडर्डाइज्ड इंटरफेस होने से डेवलपर्स ऐसे एप्लीकेशंस लिख सकते हैं जो किसी भी हार्ड ड्राइव या किसी भी कीबोर्ड के साथ काम करते हैं बिना उस हार्डवेयर की स्पेसिफिक डिटेल्स जानने की जरूरत के। और आखिर में नेटवर्किंग में जो कोर कंपोनेंट है वो है सॉकेट बफ या स्के बफ नाम का एक डेटा स्ट्रक्चर। शिपिंग कंटेनर की एनालॉजी यहाँ एकदम परफेक्ट है। जब हमारा वेब ब्राउज़र एक रिक्वेस्ट भेजता है तो डेटा बस सिस्टम में तैरता नहीं है, उसे एक स्के बफ के अंदर पैक किया जाता है। लेकिन इस कंटेनर में सिर्फ डेटा ही नहीं होता, इसमें बहुत सारा मेटाडेटा भी अटैच होता है। ये किस प्रोटोकॉल लेयर से बिलोंग करता है, इसका डेस्टिनेशन क्या है, क्या इसमें चेकसम एरर्स हैं वगैरह। जैसे जैसे ये स्के बफ नेटवर्किंग स्टैक में ऊपर या नीचे ट्रैवल करता है, एप्लीकेशन से नेटवर्क कार्ड तक हर लेयर मेटाडेटा को रीड या ऐड कर सकती है, उसे प्रोसेस कर सकती है और उसे अगले पर पास कर सकती है। ये लिनक्स में नेटवर्किंग से जुड़ी हर चीज के लिए फंडामेंटल वर्क यूनिट है। तो चलिए एक कदम पीछे हटते हैं और सब कुछ संक्षेप में देखते हैं। हमने देखा कि कैसे एक मोनोलिथिक डिजाइन के चुनाव ने लिनक्स को उसकी शुरुआती स्पीड दी। हमने देखा कि कैसे कर्नल मॉड्यूल्स ने इसे अडेप्टेबल होने की फ्लेक्सिबिलिटी दी। हमने पता लगाया कि कैसे क्लोनिंग और नेम स्पेसेस ने प्रोसेस मैनेजमेंट में क्रांति ला दी और कंटेनर्स की नींव रखी। हमने स्लैब एलोकेटर और कॉपी ऑन राइट जैसी क्लेवर मेमोरी टेक्निक्स में डाइव किया, और हमने देखा कि कैसे VFS हमारे सारे डेटा का एक यूनिफाइड व्यू बनाता है। इनमें से हर एक डिज़ाइन फैसला एक ट्रेड ऑफ है, परफॉर्मेंस, फ्लेक्सिबिलिटी और सिंप्लिसिटी के बीच एक बैलेंस।
और ये सभी मिलकर उस इनक्रेडिबल रूप से वर्सेटाइल ऑपरेटिंग सिस्टम को बनाते हैं जो हमारी डिजिटल दुनिया के इतने बड़े हिस्से को पावर देता है। और ये हमें सोचने के लिए एक आखिरी सवाल पे छोड़ देता है। लिनक्स इस प्रेमिस पे बना था कि एक मोनोलिथिक डिजाइन सबसे तेज है, लेकिन जैसे जैसे हार्डवेयर और भी कॉम्प्लेक्स होता जा रहा है और सिक्योरिटी कंसर्न सबसे ऊपर आ रहे हैं, क्या इस डिजाइन के परफॉर्मेंस बेनिफिट्स नए माइक्रोकर्नल आर्किटेक्चर्स के सिक्योरिटी और मॉड्यूलरिटी बेनिफिट से ज्यादा इंपॉर्टेंट बने रह सकते हैं? ये एक ऑनगोइंग डिबेट है, ट्रेड ऑफ्स का एक कांस्टेंट बैलेंस जो ऑपरेटिंग सिस्टम आर्किटेक्चर के भविष्य को डिफाइन करता है।